हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे विनिर्माण और उद्योग। अगर उद्योग की बात करें तो हम देखेंगे कुछ छोटे उद्योग और कुछ बड़े उद्योग। छोटे उद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग के अंतर्गत देखेंगे जैसे कि कृषि उद्योग हो गया, खनिज उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया, वनों से संबंधित इत्यादि, जिसको हम इस चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। यह जो पुस्तक है यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीयक क्रियाएं, अध्याय 6। द्वितीयक क्रियाएं, अध्याय 6। तो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो एवं चतुर्थक हो, सभी कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जो ये संसाधन है वह मनुष्य को जीवित रखने के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखते हैं। द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का स्वरूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खाद्यान्नों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। तो इसका जो उपयोग है औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और उद्योग यानी अवसंरचना उद्योगों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विनिर्माण। तो सबसे पहले हम देखेंगे विनिर्माण। विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु का उत्पादन। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना अधिक कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। अब देखते हैं आधुनिक या बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर ही एक प्रकार का कार्य करता है। उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। अब इसको देखते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक
अर्थ है कि हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक विनिर्माण इकाई होती है। इसकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और विनिर्माण के पर्यायवाची रूप में भी देखा जा सकता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखाने में होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से यह जो शब्दावली है हमारी निकल कर आती है विनिर्माण उद्योग की। अब इसके आगे हम देखते हैं यंत्रीकरण। तो यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, यानी उसका मशीनीकरण करना, यंत्रीकरण करना। स्वचालित जो निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेशन एवं सवृत्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है। अब यानी कि विश्व का यंत्रीकरण हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी नवाचार। तो प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकास युक्त युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसके आगे देखते हैं संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। तो आधुनिक निर्माण की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, एक जटिल जो है टेक्नोलॉजी मशीन होनी चाहिए। और देखते हैं दूसरा है कि अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल उत्पादन करना। तीसरा है अधिक पूंजी। चौथा है बड़े संगठन। पांचवा है कि प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। अब इसके आगे देखते हैं कि अनियमित भौगोलिक वितरण, जो इसका देखते हैं अनियमित भौगोलिक वितरण। तो आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों तक सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इसका विस्तार है। यह देश के आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं, जो कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अमेरिका के मक्का की पेटी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, इतने में फैली है, जिनसे 10-20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें से 50-100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समाकलित कारखानों का समाविष्ट किया जा सकता है। हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो एक उदाहरण के स्तर पर समझाया जा सकता है। अब देखते हैं कि उद्योग रोजगार दिया जा सकता है। आगे देखते हैं उद्योग अपनी बड़ी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं, जैसे बाजार का अभिगम्यता। अगर यहाँ हम अभिगम्यता का मतलब देखें तो अभिगम्यता का मतलब होता है कि यह जो शब्द होता है इसके लिए यूज किया जाता है सुलभता या उपलब्धता, यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज की बाजार तक उपलब्धता हो
इसी को हम अभिगम्यता कहते हैं। अभिगम्यता का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह शब्द है किसी चीज की सुलभता या उपलब्धता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ बाजार तक उपलब्धता हो गई, यहाँ कहने का मतलब ये है बाजार तक उपलब्धता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बाजार तक उपलब्धता। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक है उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना, मतलब उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं जहां से निवासियों में खरीदने की क्षमता क्रय शक्ति है। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद बृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। तो यह जो होता है यह व्यापक बाजार होता है। अब देखते हैं कि अभिगम्यता का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, समझ गए होंगे। उपलब्धता होती है तो कच्चे माल की प्राप्ति तथा अभिगम्यता, यानी कहने का मतलब है कि कच्चे माल की प्राप्ति और उसकी उपलब्धता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता होना चाहिए, सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए, यानी उसको हम ढो सके, ले जा सके। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित है। जैसे जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एवं अनिवार्य कारक है। कृषि कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों तथा दुग्ध आपूर्ति क्षेत्रों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। अब देखते हैं श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। तो यानी कहने का मतलब है कि श्रम आपूर्ति तक उपलब्धता। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम प्रमुख कारक है। अगर उद्योगों की अवस्थिति की बात की जाए तो उसमें श्रम एक प्रमुख कारक है। काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए, श्रम करने के लिए लोग तो चाहिए ही। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। जैसा कि मशीनों का जो प्रचलन जब से शुरू हुआ है तो क्या कहते हैं कि श्रमिकों की जो मजदूरी है वह कम हो गई है। ज्यादातर कामें मशीनों के द्वारा हो जा रहा है तो मजदूर जो है उसमें नहीं लग पा रहे हैं। इसीलिए गांधी जी जो है मशीनीकरण का विरोध करते थे, जैसा कि आप सब जानते हैं। फिर भी फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी अभी भी कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां पर श्रमिकों की आवश्यकता अभी भी होती है। अब देखते हैं शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता यानी शक्ति के साधनों तक पहुंच या उपलब्धता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। प्राचीन भारत में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं हम परिवहन एवं संचार की सुविधाओं का अभिगम्यता, यानी परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक पहुंच या उपलब्धता। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रीकरण हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता में सुधार, समाकलित आर्थिक विकास समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखते हैं सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखते हैं सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी।
तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत अब देखते हैं कि समूहन अर्थव्यवस्था तथा अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध। यानी कहने का मतलब है कि समूहन अर्थव्यवस्था तक उपलब्धता हो और उद्योगों के मध्य संबंध होना चाहिए। तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य या अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं, किसी उद्योग की उपस्थिति का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्वच्छंद उद्योग। तो अब हम देखते हैं स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट जो है इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री स्वच्छंद उद्योग। तो इसको देखते हैं। स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते। यह उद्योग जो संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिक की भी आवश्यकता कम होती है। तो यह स्वच्छंद उद्योग होते हैं। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल उत्पादन या एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। तो देखते हैं आकार आधारित उद्योग। सबसे पहले देखते हैं आकार आधारित उद्योग। किसी उद्योग का आकार जिसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के लिए उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब सबसे पहले देखते हैं कुटीर उद्योग। तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाजारों में विक्रय कर देते हैं। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। पूंजी एवं परिवहन जो होता है इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित होता है। यानी जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए जैसा कि दिखाया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों का बनाना नागालैंड में घरेलू उद्योग का एक उदाहरण है, यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सड़क के किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति। यह भी जो है एक कुटीर उद्योग का चित्र है। एक चित्र और दिया गया है, इसको देखते हैं। इसमें असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री यहाँ पे देखिए है 6.3। तो इस तरीके से कुछ कुटीर उद्योगों के चित्र हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े के कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं कुछ छोटे पैमाने के उद्योग। तो यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं विनिर्माण जो है, तकनीक एवं निर्माण स्थल, घर से बाहर कारखाना, दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधन से चलने वाले
यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम श्रम जो सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए थे। तो इस तरीके से उन्होंने छोटे उद्योगों का जो है विकास किया था। अब कुछ बड़े पैमाने के उद्योग देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया। इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि 6.4 में दिखाया गया है, जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार की संयोजन प्रक्रिया, इस तरीके से वहां पर यह भी एक कारखाना है, यहाँ से बनाई जाती है। अब इसके आगे देखते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है। दूसरा है कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। अब देखते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित इंडस्ट्री। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। तो यह जो हमारे हो गए, यह कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। अब सबसे पहले देखते हैं कृषि आधारित। कृषि आधारित खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, कोकोया, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट जैसे वस्त्र तथा रबड़ उद्योग आते हैं। तो यह कृषि आधारित उद्योग हो गए, इसको आप याद रखेंगे। उच्च भोजन प्रसंस्करण। भोजन प्रसंस्करण में देखते हैं कि कृषि से तैयार खाद्य से मलाई यानी क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयां सम्मिलित की जाती हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है 6.5। तमिलनाडु में 6.5 तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान तथा कारखाना, यह देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इस चित्र में 6.5 में। आगे देखते हैं को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर, संधान कर या आचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर। इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमांत उपयोग ही होता है। तो इस तरीके से सुरक्षित खाद्य पदार्थ रखा जाता है। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य जो रुचि है कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फॉर्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से खनिज आधारित उद्योग। अब अगला देखते हैं, ये खनिज से संबंधित उद्योग। इन उद्योगों में खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग। सीमेंट, मिट्टी के बर्तन इत्यादि उद्योगों पर अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा हो गया आपका खनिज आधारित उद्योग। अब देखते हैं रसायन, केमिकल आधारित इंडस्ट्री। जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है उनके बारे में देखते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग एवं खनिज तेल, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नमक गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि हैं। अब देखते हैं हम चौथा जो हमारा है वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज वाले कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयुक्त होती है।
फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज के उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए एक 6.6 में दिखाया गया है अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना। अब पशु आधारित उद्योग, पांचवा है पशु आधारित उद्योग। तो चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होता है। हाथी दांत उद्योग के लिए हाथी दांत हाथी से प्राप्त होता है, हाथी दांत से प्राप्त होता है। तो हम आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।